तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम की, जो कि हाल ही में अभी आपका हुआ है। ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम में अपियर किया है उनके लिए हम आज कट ऑफ के बारे में एक प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। और जो अपकमिंग कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए हम ये देखेंगे कि आखिर जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था वो आखिर कैसा था और क्या तैयारी करने में ध्यान रखना होगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस एग्जाम का जो सिलेबस था वो आरआरबी ने काफी डिटेल में दिया था इन टर्म्स ऑफ के कितने सेक्शंस होंगे और उन सेक्शंस में भी क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एज वेल एज उन टॉपिक्स से कितने सवाल आएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉस के लिए 13 लॉस पढ़ने थे और उसमें से 33 से 35 सवाल थे। ठीक है। कंप्यूटर और जो तुम्हारा एनपीएस था वो और आरटीआई जो था वो सब मिलकर प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 सवाल थे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इवन एनपीएस कंप्यूटर और जो तुम्हारा वो था, क्या कहते हैं, आरटीआई एक्ट, उससे कितने सवाल आने हैं तो वो भी रेशियो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। बाकी जो 10-10 15-15 सवाल हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से, मैंने देखा तो नहीं है बट आई एम श्योर कि वो भी उसी तरीके से होगा। ठीक है। तो गाइस अब बात यह है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो सिलेबस दिया हुआ है आपको उसी तक स्टिक करना है, उसके अलावा बाहर आपको नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि लेबर लॉज में लॉज का और भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें लॉज का जो है नाम दिया जाता है पर कई सवाल बाहर से भी आ जाते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, जो पूछा है उसी से सवाल आया है। ठीक है। दूसरी बात यहां पे ये समझने की है कि कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन था कि कोड्स आ गए हैं तो कोड्स को भी पढ़ना है, कोड्स को भी पढ़ना है। तो गाइस हमने आपको बार बार बोला था कि कोड्स को हाथ भी नहीं लगाना है और कोड से एक भी सवाल जो है लेबर कोड से यहां देखने को नहीं मिला। ठीक है। तो ये अच्छी बात है। अब हम एक बार पेपर की तरफ आते हैं और पेपर में जो बात निकल के आ रही है सबसे पहली, जो इन सवालों से गो थ्रू करके आपको भी पता चला होगा जिन्होंने इस एग्जाम में अपियर किया है, कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो गाइस बिल्कुल इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं इस एग्जाम का। ठीक है। डेफिनेटली इजी टू मॉडरेट इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था। और अगर जितना कि आपको टाइम मिला था, 7 से 8 महीने से ज्यादा का टाइम मिला था, अगर आपने अगर आपने स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब ट्रेडिशनली बैठ के कॉपी पेन उठा के अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ भी लिया होता, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेन या विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, तो भी आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहे होते। ठीक है। बिल्कुल 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 हमने आपको बोला भी था, हमने 15 और 19 के पेपर को देखा भी था कि जो सवाल इस पेपर में पूछे जाते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं। ऑल यू नीड टू डू कि आपको 100% सिलेबस अपना कंप्लीट करना होता है। और इस एग्जाम ने एक और अच्छी बात निकाल के दे दी कि जो कीवर्ड्स दिए हैं वहां तक सीमित होकर करना है। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम सवालों पे आए तो सवाल गाइस लेबर लॉज से शुरू करते हैं। तो लेबर लॉज में पहली बात तो कोई भी लेबर कोड का सवाल नहीं पूछा गया, जिन लॉज को मेंशन किया गया है उन्हीं से पूछा गया। एंड तीसरी चीज, बिल्कुल ही डायरेक्ट प्रोविजन से, डायरेक्ट जो कहते हैं ना कि एकदम डायरेक्ट चीज पूछ ली है जो उस प्रोविजन में और सेक्शन में लिखी गई है, बिल्कुल वैसा ही सवाल यहां पे बना है। कोई भी इंटरप्रिटेशन जो बाकी एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है, जैसे एपीएफसी एग्जाम में देखने को मिले कुछ सवालों में इंटरप्रिटेशन चाहिए था, एएलसी में देखने को मिलता है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको बस वो सेक्शन के बारे में जो मेजर प्रोविजन था वो पता होना चाहिए था और आप उस सवाल को सही करके आते हैं। आई एम श्योर कि जिन्होंने पढ़ा होगा वो 33 से 35 में मोर देन 30 सवाल वो सही करके आ सकते थे। ठीक है। इतना आसान था। ऑल यू नीड टू डू कि आपको गो थ्रू करना था सेक्शन बाय सेक्शन और क्या चीज थी। ठीक है। अगली चीज लेबर लॉज में यह है कि कई बार पिछले पेपर्स में देखा गया कि सेक्शन नंबर बार बार पूछा जा रहा था, जो कि एक्चुअली में एक चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि सेक्शन नंबर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है याद करना। ठीक है। पर इस पेपर में अच्छी बात यह है कि केवल एक सवाल आया जिसमें सेक्शन नंबर पूछा गया, एंड आई थिंक दैट वाज फ्रॉम माइंस एक्ट, जिसमें सेक्शन 72 के बारे में पूछा गया है। ठीक है। आई थिंक 19th क्वेश्चन है वो, हाँ, कि ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन आर इनमरेटेड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द माइंस एक्ट 1952। तो ये एक था जहां पे सेक्शन नंबर पूछ लिया था, जिस सवाल को हम कठिन की कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी सारे सवाल जो हैं वो काफी ही आसान सवाल थे। ठीक है। एंड आसान के साथ साथ जो मेजर प्रोविजंस होते हैं उनसे वो सवाल उठ के आए। एक आध सवाल पेनल्टी का भी देखने को मिला, और पेनल्टी का हम बार बार डिस्कस करते हैं कि क्लास में पेनल्टी थोड़ा सा कठिन होती है क्योंकि मेजर पेनल्टी सारी सेम रहती हैं और कुछ याद करना उसमें मुश्किल होता है, डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि किसका क्या है, तो उसको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो लेबर लॉस आई थिंक सॉर्टेड है। और अगर आपने क्लास में या फिर अपने किताबों से बहुत अच्छा पढ़ा होगा, आई एम श्योर आप इसको फोड़ के आए होगे और आपके फोड़ने के चक्कर में जो कट ऑफ है वो भी इसमें हाई जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है कंप्यूटर के सवाल। कंप्यूटर के 5 सवाल टोटल इस पेपर में आए हैं और पांचों के पांचों बहुत ही बेसिक सवाल हैं।
कोई भी उसमें डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे देखने को नहीं मिला। एक सवाल आप देख भी सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज यूज फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट अलाउइंग यूजर टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज इंस्टेंटली। ठीक है, तो बिल्कुल जो कंप्यूटर का सिलेबस हमने पढ़ा था जो है या जो रहता है डायरेक्टली उससे सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, अगला आता है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के 4 सवाल आए हैं और अगेन आरटीआई एक्ट में भी मैं आपको सेम बात बोलूंगा कि जो मेजर प्रोविजन है उसे रिपीट किया है, तो उसमें भी आपने अगर पढ़ाई करी होगी तो चैलेंज नहीं आया होगा। हाँ, एनपीएस की बात करें तो एनपीएस गाइस जो है इस बार एनपीएस ने हिलाया है। ठीक है, क्योंकि एनपीएस में जो रूल्स थे 2021 के सेंट्रल सिविल सर्विसेज के, वहां से सवाल पूछ लिए हैं। ठीक है, बजाय इसके कि जो एनपीएस स्कीम थी उससे सवाल पूछा जाए। ठीक है, यहां पे जो सवाल देखने को मिले हैं, जैसे 42nd सवाल है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 से सवाल पूछने को देखा गया। ठीक है, उसमें भी रूल का नंबर पूछ लिया है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। 47th भी देखेंगे तो ये भी काफी कठिन सवाल है। अगर आप ये दोनों ही नहीं करके आ पाए तो दैट इज ओके। ठीक है, ये काफी ही कठिन पूछ लिया गया है, बट अगेन फायदा यहाँ पे ये था कि एनपीएस के 2 सवाल प्रिस्क्राइब थे और 2 ही सवाल यहाँ पे पूछे गए, 2 से ज्यादा नहीं सवाल पूछे गए हैं। तो प्रोफेशनल एबिलिटी आई एम श्योर कि आपका सॉर्टेड होगा। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो जनरल अवेयरनेस पे हिस्ट्री से सवाल देखने को मिले हैं, डायरेक्ट सवाल है 2। ठीक है, हिस्ट्री से सवाल देखने को मिले हैं, साथ में आपका ज्योग्राफी से सवाल देखने को मिले हैं और एक आध सवाल आपको इकोनॉमी का भी बीच में दिख जाएगा। ठीक है, साइंस मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल प्रेडिक्टेबल जो था बिल्कुल वही सवाल आया। ठीक है, और डिफिकल्ट, अगर मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल कहूं तो ये काफी ही इजी था। अगर इजी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, तो भी आप उस सवाल को कर जाएंगे। ठीक है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। रीजनिंग में एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है जिसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पढ़े जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को अगर आप गो थ्रू करे होते तो भी आप रीजनिंग करके चले जाते। हाँ, जिन्होंने रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी है, जिन्होंने बिल्कुल ओपन एंडेड चले गए और उनका रीजनिंग इतना स्ट्रांग भी नहीं है, उनको लग सकता है कि हाँ ये सवाल जो है वो थोड़ा सा मैं नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, हालांकि ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, सवाल काफी आसान थे। ठीक है, तो अगेन जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल थे, तो 15 में से चूंकि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस मिला के 15 सवाल थे, तो मैं बोलूंगा कि इसमें अच्छा स्कोर करना कठिन होता है। फिर भी 15 में से 7 या 8 आपके ठीक हुए हैं तो दैट इज अ गुड स्कोर। रीजनिंग और मैथ्स में अगर 10 में से 8 के ऊपर अगर आपके ठीक हुए हैं तो दैट इज अ गुड स्कोर। ठीक है, साइंस में 10 में से 7 या 8 आपके ठीक हो जाने चाहिए थे, कंसीडरिंग कि आपने पढ़ाई करी होगी। ठीक है, और साइंस में आप 7 6 ले लीजिए, 6 से 7 ले लीजिए, मैं आपको और क्या बोलूं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एनालिसिस है कि लेबर के, इसके बेसिस पे हम आपको कट ऑफ बताएंगे। और गाइस पिछले मैंने जैसा कि आपको बताया कट ऑफ में क्या रहता है, यहाँ पे जो जोनल रेलवेज के वो हैं ऑफिसेज हैं, वो अपने खुद के कट ऑफ निकालते हैं। जो आरआरबीज हैं अपने खुद के कट ऑफ निकालते हैं, जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कितने लोगों ने वहां पे अप्लाई किया और उनके बेसिस पे जो रैंकिंग आती है। ठीक है, और जो है फिर भी पिछली बार को देखें तो पिछली बार 53 से 69 के बीच में 100 में से कट ऑफ गया था। इस बार हम आपको कहते हैं कि 65 से 75 जो है, अगर आपने 70 के ऊपर स्कोर लेके आए हो, आप अगर आप 70 के ऊपर स्कोर लेके आए हो, 75 तो बहुत ही अच्छा है। 70 से 75 के ऊपर लेके आए हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप सिलेक्टेड हो। 75 के ऊपर जो है इज द बेस्ट स्कोर। ठीक है, अगेन चूंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे कंस्टेंट्स कई सारे होते हैं, किसने किस जोनल हेडक्वार्टर में अप्लाई किया था, वहां पे क्या किसने कोई अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम क्या कंफर्मेशन से बता सकें। ठीक है, तो दैट इज आवर एनालिसिस फॉर दिस एग्जाम। और आगे वाले एक्सपेरेंट्स के लिए ये बात सेट है कि अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है और ये एग्जाम को आप देना चाहते हो, रेलवे में नौकरी करना चाहते हो, तो जैसा हम बता रहे हैं आप बिल्कुल उसी तरीके से करिए, क्योंकि हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, साथ साथ डिफिकल्टी लेवल भी आपको उससे भी हम अवगत करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी और जानकारी के लिए हमारे नंबर पे नीचे कॉल कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप कि आपने जो ये एफर्ट डाला है, दिस एफर्ट विल कम इनटू द रिजल्ट, एंड जो भी रिजल्ट हो डेफिनेटली आप इन टॉपिक्स इन एग्जाम्स के लिए जो है आप तैयार हो गए। साथ में कई लेबर लॉस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेबर लॉस के और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि कैसे तैयारी करी जा रही है। और चूंकि और भी एग्जाम्स हैं, चाहे यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, चाहे कुछ यूजीसी नेट के एग्जाम है, आई एम श्योर के एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका हुआ होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट वंस अगेन।